हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है राहुल यादव और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के। आज का मेरा ये लेक्चर पहला लेक्चर होगा। इसके बाद हम 1 बाय 1 आपको लेक्चर देते रहेंगे, जितना भी हो सकेगा, जितनी लंबी वीडियो हमारी बनेगी। इसके बाद जो जहाँ से हमारा रह जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक चैप्टर का आप लोगों के लिए हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों के लिए तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके और आप जल्दी ही वीडियो को देखें। चलिए, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है वैद्युत आवेश। इसमें हम 2-3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम विद्युत आवेश की बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश जो होता है, इसकी हम डेफिनेशन लिखें, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चुंबकीय प्रवाह या विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है। क्या होता है विद्युत आवेश? किसी पदार्थ का वह गुण होता है, ठीक है, यानी किसी पदार्थ के कहें कि विद्युत आवेश का एक गुण होता है जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए, आवेश क्या है? पदार्थ का एक गुण है। ये कैसे उत्पन्न होता है? ये दो वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों वस्तुएं आपकी भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। अगर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, उन्हें आपस में जब हम रगड़ेंगे तो रगड़ने पर उन पे आवेश उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एक आप कांच की रॉड लीजिए और उस कांच की रॉड को आप रेशम से रगड़िए, तो आप देखेंगे कांच की जो छड़ है वो धन आवेशित हो जाएगी और रेशम ऋणावेशित हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए? रेशम पे चले गए। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एवोनाइट की छड़ को जब हम बिल्ली की जो खाल होती है उस खाल से रगड़ते हैं तो आप देखते हैं जो एवोनाइट की छड़ है, एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? एवोनाइट की छड़ में चले गए। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धन आवेशित हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो ऋणावेशित हो जाता है। हम यह बात करेंगे कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश के 2 प्रकार के हैं। आवेश के प्रकार, ठीक है, तो आवेश 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। पहला आवेश प्लस, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम धनावेश, और दूसरा माइनस, जिसको हम बोलते हैं ऋणावेश। क्या बोलते हैं? ऋणावेश। अब देखिए, अगर हम प्लस प्लस की बात करें तो जो जैसे हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि कांच की छड़ जो थी वो क्या हो गई? धनावेशित हो गई, और रेशम क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। एक और हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसको रेशम और कांच की छड़ को जब आपस में फ्रिक्शन कराया तो हमने देखा कि जो कांच की जो छड़ थी, उस कांच की छड़ को पहली वाली कांच की छड़ के पास जब लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और वही हम एवोनाइट की छड़ के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्यों प्रतिकर्षित और आकर्षण हुआ? जैसे मान लीजिए वो पहले वाली जो कांच की छड़ थी वो धनावेशित थी, दूसरी कांच की छड़ भी धनावेशित है। इन दोनों के पास जब हम लेके आए तो समान प्रकार का आवेश है, और समान प्रकार के आवेश को हम बोलते हैं सजातीय आवेश। क्या बोलते हैं? सजातीय, ठीक है। और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उनको बोलते हैं हम विजातीय। क्या बोलते हैं? विजातीय। सजातीय का मतलब इसको हम बोलते हैं प्रतिकर्षण, और विजातीय को हम बोलते हैं आकर्षण।
क्योंकि डिफरेंट प्रकार मतलब अपोजिट अगर चार्जेस होंगे तो उनके मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, और सेम चार्जेस होंगे तो उनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर हम आवेश के मात्रक की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेश जो होता है उसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी राशि है, यह अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएंगे, कोई बकवास नहीं, सीधे अपने काम की बात करेंगे। कैसी राशि है, अदिश राशि है। आप अपनी नोटबुक उठा लीजिए और नोटबुक पर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। सिंबल इसका क्या है, क्यू है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार हैं, धनावेश और ऋणावेश। समान प्रकार के आवेश सजातीय बोलते हैं, जो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विभिन्न प्रकार के आवेश जिन्हें विजातीय बोलते हैं, ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर इसके हम मात्रक की बात करें, मात्रक, तो इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ध्यान रखिएगा, आवेश के 2 मात्रक होते हैं। जो कूलाम है वो छोटा मात्रक होता है, और एक और मात्रक होता है दूसरा वाला, जिसे हम फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैराडे। और ये कैसा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है। फैराडे कैसा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है। अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो Q बराबर होता है Ni, जहाँ Q क्या है, Q है आवेश। Q क्या है, आवेश। N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। चलिए इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसको पहले हम रफ करते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप लोग नोटबुक पर लिखिए, जिससे ज़्यादा ही बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं। चलिए अब हम इसके साथ एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कि कितना समझ में आया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉल्यूशन करना है, ठीक है। दिया है एक कूलाम आवेश। अभी मैंने आपको बताया था कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, यानी Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम। कितना है, 1 कूलाम, ठीक है। और अभी हमारा E रह गया था। E पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम। कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। यहाँ पर E बराबर होगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र अभी हमने आपको बताया था, Q बराबर होता है Ne। तो Q आपका दे रखा है 1, N आपको ज्ञात करना है, E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो N बराबर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16 इंटू 10 की पावर प्लस 19, ठीक है। यहाँ से एक कम कर दीजिएगा, तो N इक्वल 100/16 और 10 की पावर ये आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब देखिए ये पहले आपका कितना चला जाएगा, 16, तो ये आपका चला जाएगा 16 32 होते हैं 43, 16 6 बार चला जाएगा 96। उसके बाद आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 4, ये 40 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80 इंटू 10 की पावर 18 को
एक कूलाम आवेश पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो इतनी होती है। आपने देखा होगा जैसे ही आपको एकदम झटका सा लगता है तो कितने जाते हैं एक साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके अंदर चली जाए। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? चलिए अब हम रफ करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है? इसके अनुसार प्रत्येक जो परमाणु होता है, प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसके प्रत्येक जो परमाणु होता है उसके बीच का एक भारी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और एक तीसरी कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर होता है ऋणावेश और प्रोटॉन जो होता है उस पर होता है धनावेश, और न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, वो उदासीन होता है। और जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितने आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। अतः जो परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। तो आप समझिएगा जो परमाणु होता है, परमाणु किस किस से मिलकर के बना होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? ऋणावेश। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? धनावेश। और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। एक बात ध्यान रखने की है, धनावेशित होने का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जैसे धनावेशित है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की इस पे क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब धनावेशित, और ऋणावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि जो E होता है, समान चार्जेस होते हैं, इस पर धनावेश होता है, इस पर जैसे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, और ऋणावेश होता है। और जो प्रोटॉन होता है उस पर आपका 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। यह है हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसके अनुसार प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, और इस परमाणु के बीच का एक भारी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर प्रोटॉन के बराबर ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तब जो परमाणु होता है वो विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, आवेश संरक्षण क्या होता है। आवेश संरक्षण आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण होता है। और ऊर्जा संरक्षण की डेफिनेशन ये होती है कि ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सेम डेफिनेशन यहाँ पर है आवेश संरक्षण। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया था कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए किस पर? रेशम पर गए। ध्यान रखना, दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, दोनों का रगड़ने से पहले और रगड़ने के बाद। जैसे रगड़ने से पहले, मैं वही एग्जाम्पल उठा रहा हूं, कांच की
मैं वही जो आपको पहले बताया था वही एग्जाम्पल उठाऊंगा। कांच व रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश कितना था? शून्य था। भाई रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना था? शून्य था। अब रगड़ने के बाद आपने क्या देखा? कांच का जो टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा क्या हो गया? कांच का टुकड़ा हो गया धनावेशित। और रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो गया। अब इनका टोटल, कांच की छड़ प्लस रेशम का टुकड़ा, कुल आवेश क्या रहेगा? शून्य रहेगा। भाई किसी पर इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, इलेक्ट्रॉन अलग से बनकर के नहीं आए, तो ये टोटल भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आवेश को ना आप उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, फ्रिक्शन के द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कोई भी आवेशित वस्तु है, उसके पास एक अनावेशित वस्तु को लेकर के आएंगे तो वो क्या करेंगे? अनावेशित वस्तु को लेकर के आएंगे तो वो जो अनावेशित है वो इलेक्ट्रॉन देगी आवेशित वाले को, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण हो जाएगा, दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी? आवेशित हो जाएंगी। तब आपको आवेश संरक्षण समझ में आया। आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोगों के लिए कराने जा रहे हैं, चलिए हम अगला स्टार्ट करते हैं। मूल आवेश या आवेश का क्वांटम प्रकृति। क्या होती है आवेश की क्वांटम प्रकृति? ध्यान रखिएगा, हमेशा जो आवेश होता है वो निश्चित और न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश हमेशा निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, Q बराबर होता है Ne। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन भिन्न में नहीं हो सकता, कभी भी इलेक्ट्रॉन पॉइंटों में नहीं हो सकता। कभी आप ये नहीं देखेंगे कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण हुआ है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन गया है, 3.5 इलेक्ट्रॉन गया है, 1/3 गया है, 4/3 गया है, नहीं, कभी नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? पूर्ण गुणज होगा। जैसे E 2E 4E 5E डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट। दशमलव या भिन्न में नहीं होगा, दशमलव या भिन्न में नहीं होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन 2/3 ही नहीं होगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन 2.5 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहलाती है? मूल आवेश का क्वांटम प्रकृति। एक लाइन की है, हमेशा आवेश एक निश्चित व न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। लेकिन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो मतलब IIT का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, हमेशा ये 2 या 3 नंबर में आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे रिलेटेड। तो ये आपको समझ में आया है नहीं आया? आवेश कैसा होता है? हमेशा निश्चित तथा न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। E 2E 4E 5E इस रूप में होगा, कभी भी पॉइंट में नहीं होगा और कभी भी भिन्न में नहीं होगा। इससे आगे अब हम
चलने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है आपका कूलाम का नियम, जिससे पूरे चैप्टर आपके आगे की इसी नियम पर डिपेंड होती है। जिस प्रकार से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में और 9th में पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर आप लोगों को आता है तो इस नियम को करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर कम आता है तब भी कोई टेंशन नहीं, अब आप अच्छे से सीख जाएंगे। कूलाम का नियम क्या होता है, जैसे हम जानते हैं दो आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को या आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये नियम को बनाया गया। दो बिंदु समान आवेश एक दूसरे से मान लीजिए कुछ दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक बना लेते हैं, पहले हम हेडिंग डालते हैं। क्या है हमारी हेडिंग? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखें, यहाँ पे दो शब्द हमने बोले हैं, एक आकर्षण बोला है और एक प्रतिकर्षण बोला है। प्रतिकर्षण का मतलब है कि यहाँ पर जो आवेश हैं वो समान हैं, और आकर्षण का मतलब है यहाँ पर जो आवेश हैं वो विपरीत प्रकार के आवेश हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने मान लीजिए एक चित्र बनाया और इस पे Q1 आवेश और इस पर Q2 आवेश, ये एक दूसरे से अल्प दूरी मान लीजिए r दूरी पर स्थित हैं। तब कूलाम के नियम अनुसार क्या कहते हैं? इनके मध्य दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F कूलाम के नियम से, यहाँ लिख देंगे कूलाम के नियम से किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। हम जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K क्या? एक नियतांक है। ठीक है, जिसका मान निर्वात या वायु के लिए K की जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका जो मान होता है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, अब इसके मात्रक की हम बात कर लेते हैं। K का निकालना है तो इस R की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फोर्स जो होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन, और जब R क्या है? डिस्टेंस है, वर्ग है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आवेश दो है तो आवेश और आवेश स्क्वायर नीचे जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं F इक्वल 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या फिर इसके लिए हम लिख सकते हैं F इक्वल ए वैल्यू लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये क्या है? हमारा कूलाम का नियम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम कूलाम के नियम के डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नहीं दो बिंदु समान आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम के नियम से
हम देखते हैं क्यू आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती हो गया, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। दोनों को मिलाया उसके बाद हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट हमने k लगाया, जहाँ k क्या है एक नियतांक है, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है और यहाँ पर जो वैल्यू होती है k की 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होती है। यहाँ पर ये वैल्यू पुट करने के बाद जब ये इसकी जगह पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देते हैं तो हमें ये एक नया नियम मिल जाता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसको रफ करने के बाद हम एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जहाँ पे ये भी देख लीजिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात में वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक, निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता कहते हैं इसके लिए। अब हम कैलकुलेशन करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो वैसे होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और ये आ जाएगा आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको हम रफ करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हम जानते हैं। अगर मान लीजिए फार्मूला हमें पता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², ये मुझे पता है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं अगर हमारा जो आवेश है Q वो कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और दूरी भी कितनी हो, दूरी r 1 मीटर हो, दूरी r 1 मीटर हो। ठीक, तो लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा। ठीक है, जैसे तब बचेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हमारा फार्मूला होता है K Q1 Q2 बटे r², यही होता है। ठीक, तो K की जो वैल्यू हमारी निकल के आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K का जो मान होता है वो कितना होता है 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे 9.0 × 10⁻⁹ लगाएंगे। ठीक है, जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/4 पाई इंटू 9.0 × 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 × 9.0 × 10⁻⁹, और यहाँ मात्रक चल रहा है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे और डिवाइड करेंगे तब आपका 8.85 × 10 कितना आ जाएगा -12। ये कूलम ऊपर चला जाएगा, बाकी जो मटेरियल है वो नीचे रह जाएगा। ये आपका क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान है। ठीक है, अब हम एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विमा की बात करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है। चलिए एप्सिलॉन नॉट की अगर विमा की हम बात करें तो आप जानते हैं जब एप्सिलॉन नॉट ये है तो ये जो फार्मूला है हमारा 1/4, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, यानी 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटे r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है
तो ये एप्सिलॉन, ये जो Q1 Q2 है आवेश, आवेश का क्या होता है AT, तो यहाँ पर डबल है ना, ये A ये T, इस वाले का A और T, क्योंकि आवेश की प्रवाह की दर को क्या विद्युत धारा के प्रवाह की दर को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वहाँ से निकल के आता है। उसके बाद आपका फोर्स, फोर्स की विमा होती है MLT-2, MLT-2 और ये R, इसका हो जाएगा आपका L2। एप्सिलॉन नॉट की जो विमा निकल के आएगी वो कितनी आएगी, ये आपका हो जाएगा A और A2 हो जाएगा और T, तो ये आ जाएगा T की पावर 2, ठीक है। तो निकल के आएगा आपका M ऊपर जाएगा M की पावर -1, M ऊपर जाएगा M की पावर -1 हो गई। L कितना है 2 और 1 3, तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ठीक। उसकी बाद T और T कितना है, ये 2 ऊपर पावर और नीचे वाली 2 कितनी हो जाएगी T4 और A2 हो जाएगा। ये हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट की विमा है। इससे अगली वीडियो हम आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर के आएंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही आप ये भी बताएं कि हमको अगली वीडियो क्या बनानी चाहिए। लेक्चर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर इससे रिलेटेड कोई भी आप लेक्चर बना दीजिए। मैं तुरंत आपके कमेंट को देखता हूँ, देखने के बाद मैं उसको 1 या 2 दिन में वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।